बिहार स्पेशल सीरीज भाग 4। हेलो भाई, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। हम लोग यहाँ पे भाग 3 में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख चुके हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मगध साम्राज्य और मौर्य काल साम्राज्य। मौर्य काल को जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी ट्री के लिए अभी जो एग्ज़ाम होने हैं, तो आप रिवीजन के तौर पर इसे देख के जरूर जाए। और ये यूज़फुल है आपका बिहार एसएससी एग्जाम, बिहार एसआई एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम और एनी अदर वनडे एग्जाम जिसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और खास करके ये हिस्ट्री है तो ये तो सभी एग्जाम के जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य से। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त किया था। द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध उसे बोलते हैं। आगे है महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। महाभारत में जो है गंगा के उत्तर में विदेह राज्य का उल्लेख और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। और इसकी चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? महाभारत में। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। अगला पॉइंट है कि मगध बुद्ध काल के शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित है। उस समय जितने भी शासक हुए, काल हुए, उसमें जो है मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट है कि कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आगे चलकर जो हम लोग 16 महाजनपद पढ़े थे उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा जनपद बन गया? मगध, जो गौरवमयी इतिहास, राजनीतिक एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी से विस्तृत होती है। इसे आप समझ सकते हैं मैप से कि दक्षिण में जो है विंध्य पर्वत, उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी से विस्तृत थी। ठीक है ना। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। पहले राजगिरी थे, फिर उसके बाद आपका पाटलिपुत्र आ गया, पीपीटी। मगध में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कोसल, वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। यानी कि मगध सबसे सर्वशक्तिशाली बनकर उभरा। मगध साम्राज्य को उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसमें प्रमुख राजवंश, शासक और राजवंश प्रमुख है। ठीक है ना। हर एक राजवंश, इसके शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडिया मंडक, फिर नागदशक, फिर शिशुनाग वंश। ये सभी जो है मगध साम्राज्य के ही राजवंश हैं। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, नंद वंश, फिर शुरू हुआ आपका महापद्मनंद, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, कैवर्तक एवं घनानंद। अब देखिए आगे मौर्यकाल। मौर्यकाल में बिहार 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, 323 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्यकाल आपका शुरू होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित जातियाँ: ब्राह्मण तथा दार्शनिक, कृषि वर्ग, ग्वाले आखेटक, व्यापार एवं श्रमजीवी, कारीगर एवं शिल्पी, योद्धा अथवा सैनिक, निरीक्षक अथवा गुप्तचर। फिर है आपका मंत्री एवं परामर्श सभासद। ये आपका मौर्यकाल में इंडिका में वर्णित जातियाँ थी। इसके आगे है बिंदुसार को प्राप्त उपाधि। बिंदुसार जो है हर एक वंश से था। इसको कौन सी उपाधि प्राप्त है देखिए। यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया है। ठीक है। संस्कृत ग्रंथ में अमितघात्र कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथ में सिंहसेन। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस पॉइंट पर रुकना होगा और नोटिस करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि बिंदुसार को अमित्रघात्र किस ग्रंथ में उल्लेख इसका मिलता है? तो संस्कृत ग्रंथ में। सिंहसेन का उल्लेख बिंदुसार को किस ग्रंथ में है? तो जैन ग्रंथ में। ठीक है। अब है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। 7 सिद्धांत कौटिल्य के दिया गया है। तो पहला सिद्धांत है राजा या स्वामी। ठीक है। पहला है राजा या स्वामी। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र एवं अभिन्न अंग माना है तथा उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष सर्वोपरि से की है। उसका मानना था कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कालीन, स्वस्थ एवं बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है। ठीक है ना। सर्वोच्च इसको राजा या स्वामी को माना है, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियाँ नहीं देनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार क्या है कि राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियाँ नहीं देनी चाहिए। दूसरा है अमात्य या मंत्री। पहला है राजा या स्वामी, दूसरा है अमात्य या मंत्री। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आंख से की है। ठीक है। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और तथा राजा कार्यों में उसकी सहयोगी की भूमिका निभा सके। तीसरा है जनपद। ठीक है। और ये इसी क्रम में आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे। आपसे पूछ सकता है कि अंतिम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अंतिम कौन सा है, तो इस तरह के भी आपको तो अंतिम मित्र होता है। तीसरा है जनपद। कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। ठीक है। तो दूसरा जो अमात्य की तुलना किसी आंख से, तो जनपद की तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि, अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों को जनपद माना है। कौटिल्य ने 10 गाँवों के समूह में संग्रहण, 200 गाँवों के समूह के बीच सार्वत्रिक, 400
गाँव के समूह के बीच एक द्रोणमुख तथा 800 गाँवों के स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है। यानी कि मुख्य रूप से इसमें जो है पैर से की जाती है और उसमें भूमि को जो जैसे कि आपका जनपद माना, फिर गाँव के समूह को संग्रहण कहा, फिर सार्वत्रिक द्रोणमुख, तो इस तरह की चर्चा जनपद में की गई है। चौथा है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। ठीक है, पूछ सकता है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में अपने बाहों से या भुजा से किसकी तुलना की है, तो दुर्ग की है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा की है। पहला है औदक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। दूसरा है पार्वत दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टानें हो। तीसरा है धनवान दुर्ग जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो। चौथा है वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो। पाँचवा है कोस। ठीक है, इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। मुख का संबंध किससे हुआ, कोस से हुआ, क्योंकि कोष से ही कोई राज वृद्धि करता है, यानी कि आर्थिक उसकी शक्तिशाली बनती है। कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उसे कोष में वृद्धि मार्ग का करारोपण टैक्स जो होता है, जिससे उसमें वृद्धि के मार्ग को टैक्स, उसने कोष में वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया, यानी कि जितना टैक्स इंपोज होगा उतना ज़्यादा आपका कोष डेवलप होगा, जिसमें प्रजा को अनाज का 6ठा भाग, व्यापार का 10वां भाग तथा पशुधन के लाभ का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना चाहिए। आगे है 6 नंबर सप्तांग सिद्धांत का दंड या सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। दंड या सेना, इसकी तुलना मस्तिष्क से की है। ठीक है, कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्वसेना, रथ सेना, पैदल सेना। इनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो, जिसके हर सैनिक के हृदय में देशप्रेम तथा वीरगति की भावना, वीरगति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की सेना का वर्णन है दंड या सेना में? 4 प्रकार की। कौन कौन सा? हस्ती सेना, अश्वसेना, रथ सेना और पैदल सेना। 7वां है मित्र। इसी क्रम आपको याद रखना है। मित्र को क्या कहा गया? मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है, कान, ईयर। इसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अब अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचार। तो धर्म प्रचार और स्थान: मझंतिक कश्मीर गंधार, मजिम हिमालय, सोन व उत्तरा स्वर्णभूमि, रक्षित उत्तरी कर्नाटक बनवासी, धर्म रक्षित अपरांतक, महारक्षित एवं राष्ट्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव मैसूर, महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका। तो इनको इसी जगह पर भेजा गया धर्म प्रचार के लिए अशोक के द्वारा। अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें वर्णित विषय। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रथम शिलालेख का संबंध किससे है? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अहिंसा पर बल किस शिलालेख में? तो प्रथम है। पशु बलि की निंदा किसमें है? तो प्रथम में। तो पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख किसमें है? तो आपका प्रथम शिलालेख में है। दूसरा है समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत्र और किरलपुत्र चेर का वर्णन है। तो इससे भी पूछ सकता है कि अशोक के किस शिलालेख में किरलपुत्र चेर का वर्णन मिलता है? तो दूसरा में। समाज कल्याण की चर्चा किसमें? तो दूसरे अभिलेख में। तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें राजकीय अधिकारियों जो भी ऑफिसर हैं रज्जुक तथा प्रादेशिक को आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा पर जाएं, ब्राह्मण मित्रों संबंधित तथा श्रमणों से सदा उदारतापूर्ण व्यवहार करें। तो तीसरा में क्या है कि आपको जो भी ऑफिसर है 5 सालों पे आपको विजिट करना है, उस राज्य में दौरा पर जाएं, वहाँ पे लोगों से मिले, उनके व्यवहार को जाने। चौथा है भेरी घोष, युद्ध बोलते हैं भेरी घोष की जगह धम घोष, शांति घोषणा की गई है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस अशोक के किस शिलालेख में युद्ध की जगह शांति घोषणा की गई है? तो चौथा में। और पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया है। पहला में पशु बलि की निंदा का उल्लेख है यहाँ पे। ठीक है, चौथा हो गया 5वां, शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है 5वें। छठा में है आत्मनियंत्रण। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया भी है PYQ के रूप में। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताया गया है। 7वां है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया है। 8वां है कि अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख अशोक के बोधगया की यात्रा 8वां मिलता है। ठीक है, तो एक नज़र आप इसको देख लीजिए। पहला में जो है अहिंसा पर बल है और पशु बलि की निंदा है। दूसरा में समाज कल्याण हेतु है। तीसरा में राजकीय अधिकारियों की से रिलेटेड है। चौथा में है युद्ध की जगह शांति है। 5वां में 14वें वर्ष का महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। 6ठा में आत्मनियंत्रण है। 7वें अभिलेख में है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का बात किया गया कि सभी को एक साथ शांति से रहना चाहिए, मिलजुल कर। 8वें में अशोक की धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है और अशोक की बोधगया का उल्लेख है। ठीक है, अब आगे देखिए 9वें अभिलेख में है कि सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धर्म की सभी दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव रखना है। 10वां में है कि इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां में है इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म की व्याख्या किसमें की गई? धम्म की। तो 11वें शिलालेख में की गई है। 12वां में है कि सभी प्रकार के विचारों एवं सम्मान विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय महिला की महामात्रों की नियुक्ति की गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महिला महामात्रों की नियुक्ति किस अभिलेख में है? तो 12वें में। 13वां शिलालेख तो फेमस है, आप जानते हैं सभी लोग, कलिंग युद्ध से वर्णन है इसका। युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने पर अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की, साथ ही एवं राजाओं का वर्णन है 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में है कि प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने का बल दिया गया है। तो पितृवत प्रेम भाव का उल्लेख जो है 14वें में चर्चा किया गया है, 14वें स्तंभ लेख में। अब आगे है कि दिव्य दान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी।
ठीक है। दिव्यदान के अनुसार जो है अशोक के उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो पहला है दशरथ, फिर संप्रति, फिर है सलीसुक, देववर्मन, सतधनुष, फिर है बृहदर्थ। आगे देखिए मौर्य राजधानी प्रांत प्राच्य, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान में बिहार में है। फिर है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी, आंध्र प्रदेश में है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, मध्य प्रदेश में है। कलिंग तोसली, ठीक है ना, उड़ीसा में है। तो आप देख सकते हैं इसको। प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र तो पता है बिहार में है। उत्तरापथ तक्षशिला पाकिस्तान में, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में, अवंती राष्ट्र उज्जैनी मध्य प्रदेश में है, कलिंग तोसली उड़ीसा में है। आगे है मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन एवं समितियाँ, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रथम समिति मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की, जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था मौर्यकाल के समय में, तो किस तरह की प्रशासन व्यवस्था थी वही आपका यहाँ पे चर्चा है। तो प्रथम समिति में है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख, तीसरा समिति जनगणना से रिलेटेड है, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था से है, पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण से है, षष्ठम समिति बिक्री कर व्यवस्था से है। ठीक है। अब देखिए ये जो है मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद है, जिस तरह से अभी हमारे भारत में कैबिनेट होता है, ठीक ना। फिर आपका विभागाध्यक्ष है, अलग अलग विभाग है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद, ठीक है। अमात्य क्या था? प्रत्येक विभाग का प्रमुख था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज राजपुत्र था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक था। फिर है 6 नंबर पे अंतर्वेशिक अंतःपुर का अध्यक्ष था। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था। ठीक है, समहर्ता किसका था? राजस्व विभाग का प्रधान था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। सन्निधाता। प्रसाता राजकीय आज्ञाओं को लिपिक करने वाला था। लिपिक मतलब क्लर्क। प्रदेष्टि कमिश्नर था, जैसे अभी कमिश्नर होता है आपका प्रमंडल में। पौर नगर का कोतवाल था। पौर व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। पूछ सकता है आप एग्जाम में कि प्रमुख न्यायाधीश को मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में किस नाम से जानते थे? तो व्यवहारिक। नायक नगर रक्षक का अध्यक्ष था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला था। दंडपाल, ठीक है। दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक था। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। ठीक है। अब देखिए इसमें विभाग का बंटवारा कैसे कैसे था। मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष, तो पहला है अक्षपाटलाध्यक्ष, लेखा विभाग का प्रधान होता था। सीताध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान था, ठीक है ना, कृषि या भूमि। अकराध्यक्ष खनिज, देखिए ध्यान से, अकराध्यक्ष खनिज से संबंधित है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल से, ठीक है ना। लवणाध्यक्ष नमक से संबंधित विभाग है। लवण माने नमक। लवणाध्यक्ष आपका हो गया नमक से संबंधित है। विविधताध्यक्ष चरगाह का अध्यक्ष है। नवाध्यक्ष नावों के जहाज का है। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों से, पतन मतलब पोर्ट। अनंतपाल सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला है। अंतपाल जो है सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला है। पौधाध्यक्ष बाट एवं माप का विभाग है। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष है। सूनाध्यक्ष भूषणखाने, जो भूषणखाना चलता है। गणिकाध्यक्ष वैश्याओं विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। बंधकाराध्यक्ष जेल खानों से अध्यक्ष है। तो इसे आप कोरिलेट करके कम से कम ध्यान में रख सकते हैं। बंधकाराध्यक्ष मतलब जेल की तरफ बंदी बनाना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीता मतलब जमीन, कृषि विभाग से है। अकरा यानी खनिज हो गया। लक्षण, ठीक है ना, टकसाल पैसा से रिलेटेड हो गया। लौन यानी नमक से संबंधित विभाग हो गया। विविधताध्यक्ष चरगाह से अध्यक्ष है, ठीक है ना, विविधताध्यक्ष चरगाह से। नवा तितनाव से हो गया। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब आगे है मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ संबंध क्या था। तो मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्याश्रय संबंध था, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा आश्रित था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुगामी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और जियो और जीनो 2 जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल किया। ठीक है। फिर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों एवं उनके आदर्शों के प्रचार के लिए भारत के बाहर भी कई देशों में अपने धम्म महामात्रों को भेजा। इसे बहुत जगह पे भेजा गया है अशोक के द्वारा। यहाँ तक कि इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। ठीक है। सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ में चतुर्सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित 4 पशुओं हाथी, घोड़ा और बैल तथा सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। ये पूछ सकता है आपसे कि सारनाथ में जो स्तंभ है उसमें कौन कौन से पशु हैं। तो हाथी है, घोड़ा है, बैल है और सिंह है। आपके ऑप्शन में गाय रहता है तो गाय यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको देखना ही होगा। कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, ठीक है ना, हाथी घोड़ा, बैल और सिंह, शेर की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। इसमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रमाण है, बैल उनके जन्म का, अश्व उनके गृहत्याग का और सिंह जो है सार्वभौम समता का प्रतीक है। इसमें सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था। ठीक है। तो हाथी, घोड़ा, बैल और सिर हो गए, सिंह, शेर। कई बौद्ध स्थापत्यों में सांची, भरूच, सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था।
बौद्ध भिक्षुओं में वर्षावास अथवा विश्राम स्थल बिहार के रूप में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में कई रॉक कट गुफाओं का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखिए मौर्य प्रशासन उस समय कैसे चलता था। अभी जैसे केंद्र है, अभी जैसे वर्तमान समय में केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपका स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज सिस्टम है। तो उस समय देखिए जो केंद्र था उसमें राजा था, फिर प्रांत में कुमार या युवराज हुआ, फिर मंडल, आप जैसे प्रमंडल समझ लीजिए अभी के टाइम में, प्रतिष्ठा या प्रादेशिक हुआ, फिर आहार विषय विषयपति हो गए, फिर स्थानीय में 800 ग्रामों का समूह था, उसको स्थानीय के बोलते थे। फिर द्रोणमुख था 400 ग्रामों का, 800, 400, 200, तो स्थानीय, द्रोणमुख और खारवटिक। फिर संग्रहण था 10 ग्रामों का समूह था, फिर ग्राम था ग्रामीण। तो इस तरह का आपका सिस्टम था मौर्य काल में। अब देखिए गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ठीक है ना, गुप्त वंश का जो मुख्य रूप से संस्थापक था स्टार्टिंग में, शुरू में, तो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, लेकिन वास्तविक शासक आपको चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, गुप्त वंश का शुरुआत किसने किया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सिंहासन में बैठा। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पूछ सकता है कि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, जिसने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर गुप्त सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, ने रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय कन्या कुबेर नाग से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री का जन्म हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फयान भारत आया। ठीक है, फयान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसने नालंदा महाविहार की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त बना 455 से 467 ईस्वी। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, कुमारगुप्त जो है नालंदा महाविहार का स्थापना किया है। इसी के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हुणों का आक्रमण किस शासनकाल में हुआ? गुप्त काल में। तो कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त की गद्दी पर बैठने के समय हुआ। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख पूछता है कि एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त। 510 ईस्वी में सती प्रथा पर पहला अभिलेखीय प्रमाण है। ठीक है, पहला अभिलेखीय प्रमाण जो है वो कौन सा है? गुप्तकालीन प्रशासन आपका भानुगुप्त का है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। फिर यहाँ पे गुप्तकालीन प्रशासन है। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त प्रशासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके प्रशासक को गुप्ता कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके प्रशासक को गुप्ता कहा जाता था। यहाँ पे ठीक है, पहला देश हुआ, दूसरा आपका जो है भुक्ति थी। इसके भी प्रशासक गुप्ता थे, इसके भी गुप्ता कहा जाता था, लेकिन देश और भुक्ति। भुक्ति के नीचे विषय होता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। पूछता है गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महतर होता था। ग्राम सभा के मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार के ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा को जो है मध्य भारत में अभी के समय जो है पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता है। अब देखिए गुप्तकालीन अधिकारियों में विभाग, जैसे मौर्यकालीन अधिकारी थे अभी के समय में, उस समय में, और अभी के समय में जैसे जो अधिकारी होते हैं, जो विभाग होता है, वो देखिए। तो मान लीजिए अभी समय जो न्यायाधीश है उनको हम क्या कहते हैं? या तो सुप्रीम कोर्ट के होंगे चीफ जस्टिस कहेंगे, हाई कोर्ट के होंगे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो न्यायाधीश उस समय जो थे उन्हें बोलते थे महादंड नायक। ये आपका गुप्तकालीन अधिकारियों में विभाग है। युद्ध एवं शांति का जो मंत्री था उसे क्या था? संधि विग्रहक। सेनापति को महाबलीधिकृत। पुलिस विभाग को दंडपाशिक। शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक। महाप्रतिहार को राज्य प्रसाद एवं अधिकारी, राज्य प्रसाद का अधिकारी। लेखा विभाग का अधिकारी महाछपटलिक। फिर है भूमि कर संग्रह का अधिकारी ध्रुवाधिकरण। सीमा शुल्क का सौल्किक। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे जो है गुप्तकालीन समाज, सुदर्शन झील, और आपका बचेगा साहित्य, और चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न, और थानेश्वर पुष्यभूति वंश। इसके बाद हम लोग का मध्यकालीन बिहार, और इसके साथ ही आपका ये इतिहास का सेक्शन जो है प्राचीन इतिहास का ख़त्म हो जाएगा कल के वीडियो में। तो ये आपका था बिहार स्पेशल का पार्ट 4। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे फिर कल के वीडियो में। तो किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें खास करके प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाएँ। और कल हम लोग देखेंगे उसके साहित्य पर चर्चा और आगे वर्धन वंश के चारण चर्चा। तो इसी के साथ देखते रहें आप GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।